guys, welcome back to the channel. I am Shrishti Poddar and I'm back with yet another important chapter that is reproduction in animals. So let us start this chapter. अच्छा आप लोगों ने देखा है जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है या फिर डॉग्स कितने सारे पपीज प्रोड्यूस करते हैं, कैट्स कितने सारे किटन्स प्रोड्यूस करते हैं या काऊ का जब काफ वगैरह होता है तो ये बेबी आ कहाँ से जाता है? ये कौन सा एक प्रोसेस होता है जिससे कि ये बेबीज का बर्थ हो रहा है? तो यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन है जिससे कि हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू होती रहती है। ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जनरेशन कंटिन्यू ही नहीं होगा। नाउ वी ऑल नो कि हम सबका एक लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमारा डेथ हो जाता है। ओके, एंड डेथ इज समथिंग इनएविटेबल। ओके, तो डेथ के बाद फिर स्पीशीज कंटिन्यू कैसे करेंगे? अगर धीरे धीरे करके सभी का लाइफ एंड होता रहे तो फिर देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो रिप्रोडक्शन एक वैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है जिससे कि जनरेशंस कंटिन्यू होते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे और डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। बट इनमें और रिप्रोडक्शन में एक ये मेजर डिफरेंस रहता है कि अगर ये जो अपने रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये वाले प्रोसेसेस हैं, अगर ये एब्सेंट हो, अगर ये किसी इंडिविजुअल में ना हो तो फिर वो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बट रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल इनफर्टाइल है और वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं है तो भी उसका लाइफ आगे कंटिन्यू होते रहेगा। बस ये है कि वो एक न्यू जनरेशन को, अपने से आगे जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये है। अच्छा, इसमें लिखा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वन इज सेक्सुअल एंड अनदर इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पे मेल और फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ही कोई ना कोई न्यूअर वन, यंगर वन प्रोड्यूस होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और वो एक ही पेरेंट आगे के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन एज एन एग्जांपल देख सकते हैं ह्यूमंस। अपन जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कैट्स, डॉग्स, जितने भी हम एनिमल्स अपने आसपास देखते हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं, एक्सेट्रा। ओके, अपन आगे और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में अपन जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। एक ऐसा ही माइक्रोस्कोपिक प्लांट के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, दैट इज हाइड्रा। ओके, फिर ईस्ट हो गया, और भी अमीबा, पैरामीशियन, ये सब मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी करते हैं, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है रिप्रोडक्शन में। इस डायग्राम को थोड़ा देख के समझ लेते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है ये। इसमें एक फीमेल दिख रही होगी आपको और एक मेल दिख रहा होगा। फीमेल से एग आया, मेल से स्पर्म्स आए, देन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आगे जैसे जैसे हम करते रहेंगे, एग क्या है, स्पर्म क्या है, फिर फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, ये आपको आगे पता चलते रहेगा। जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए इमेज इंक्लूड किया था। ओके, अपन आ जाते हैं अब अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बताया था फीमेल और मेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लेते हैं। अब मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन में अगर इन्वॉल्व है तो दोनों के पास कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होंगे जिससे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फर्दर चल रहा है। ओके, तो अपन देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये देखो, ये है अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। टेस्टिस को सिंगुलर फॉर्म में टेस्टिस कहते हैं। ओके, दो स्पर्म डक्ट होते हैं और एक पेनिस होता है। तो दिस ऑर्गन, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ पेनिस। यहाँ पे बहुत छोटा से लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। तो ये जो यहाँ पे ये जो लिखा है, इट इज पेनिस। ओके,
और ये जो अपना लिखा हुआ है ये है स्पर्म डक्ट। ओके, और अपना यहाँ पे ये जो लिखा है ये है टेस्टिस। ओके फाइन। तो ये तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेल्स के पास होता है। अब ये जो टेस्टिस होता है ना, इसका क्या काम होता है? ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है स्पर्म्स। ओके, गैमेट्स का मतलब होता है सिंपली एक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, लेट मी राइट ओवर योर रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। ओके, तो टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है जो कि एक रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ मेल होता है। यही आगे जाके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल मतलब फीमेल गैमेट जिसको कि एग कहते हैं, ओवम कहते हैं, उससे जाके मिलता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो अपन आगे देखते हैं। जिसमें बता रही थी आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है ना, सिर्फ एक स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ओके, ये सब आगे अपन देखने वाले हैं। अच्छा, अब स्पर्म का थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पर्म कैसा दिखता है। ओके, स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म्स होते हैं वेरी स्मॉल लिखा है ना यहाँ पे, ये वेरी स्मॉल तो क्या माइक्रोस्कोपिक ही होता है, यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। Okay, sperms are microscopic in size. Each has a head, a middle piece, and a tail. ये ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम है। बुक में भी आपको एक अलग सा डायग्राम दिया हुआ है, मोर और लेस लाइक दिस ओनली। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होता है। ये जो टेल होता है ना, ये स्पर्म को हेल्प करता है स्विम करने के लिए। कहाँ स्विम करने के लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये जस्ट इसका मैंने फंक्शन बता दिया, इट हेल्प्स द स्पर्म्स टू स्विम। ओके, each sperm is a single cell with all the usual cell components. अब ये जो आपको एक sperm दिख रहा है ना, ये एक सेल है। ये पूरा का पूरा sperm एक सिंगल सेल है और इसमें बाकी सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको पता होगा, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फिर अपना डीएनए आरएनए सब कुछ रहता है सेल में। तो वो तो ये स्पर्म ये एक सेल है जिसमें सब कुछ रहता है और ये अपने लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करता है। ओके, तो ये अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लिया। अब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लेते, फिर आगे देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। ओके, तो फीमेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, दे आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब दो ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड द यूट्रस। यूट्रस को अपन वोम भी कह सकते हैं। ओके, जहाँ पे यूजुअली मदर बेबी को कैरी करती है। ओके, तो जो ओवरी होता है, यहाँ पे देख लो, ये ओवरीज को कहते हैं। ओके, ये भी एक ओवरी है, ये दो ओवरीज हैं। ओके, ये पूरा यूट्रस है जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है। एंड दिस इज द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो ओवरीज दिख रही है ना, यहीं पे ओवा यानी कि एग्स प्रोड्यूस होता है, ओवा। ओके ओके, सिंगुलर ओवा को अपन ओवम कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंगुलर इसका क्या होता है, ओवम, मतलब एक एग को ओवम कहते हैं। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. दोनों में से कोई भी एक ओवरी एक एग रिलीज करती है हर मंथ। ओके, एंड यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। मैंने आपको बताया यूट्रस को वूम कहते हैं, वहीं पे बेबी इम्प्लांट होता है और उसका पूरा डेवलपमेंट चलता है। जैसे कि स्पर्म एक सिंगल सेल था, वैसे ही अपना जो ओवा है या ओवम है वो भी एक सिंगल सेल है। ये देखो, ये एक ओवम का ही डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये ओवम का डायग्राम है और इसमें यूजुअल सेल कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी सारे चीजें रहते हैं वो सब रहता है और अपना सेल अपना प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कैरी करते रहता है। फाइन, अब अपन आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। जब अब अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लिए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट देख लिया। अभी मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, जब उनका फ्यूजन होता है, तो उसी प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म भी एक सिंगल सेल है और एग भी अपना एक सिंगल सेल है। तो दोनों जब फ्यूज करते हैं
तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। मतलब दोनों का ही न्यूक्लियाई फ्यूज होता है, स्पर्म का एक न्यूक्लियाई और एग का एक न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक न्यूक्लियस फॉर्म करता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग। मतलब अब एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म जाता है एग के पास, वो फ्यूजन करते हैं और फिर वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, और उसी फर्टिलाइज्ड एग को एक नाम दिया गया है, दैट इज जाइगोट। यहाँ पे देखो ये जाइगोट का पिक्चर इंक्लूड किया है मैंने। यहाँ पे देखो दो न्यूक्लिया देख रहे हो, एक्चुअली एक न्यूक्लिया बन जाता है, एक मेल गैमेट से आया हुआ है, एक फीमेल गैमेट से आया हुआ है, ये दोनों फ्यूज करके एक ही न्यूक्लिया बन जाते हैं। तो यही जाइगोट जो है, इट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। अब यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस कैरी आउट होता है, फिर फाइनली एक पूरा इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। ये देखो यहाँ लिखा है जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, द न्यू है, इट इनहेरिट सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। मतलब ये जो जाइगोट है ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी से आते हैं एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दोनों क्या है ये अपन आगे देखेंगे। ये एक जो पिक्चर इंक्लूडेड है, ये फर्टिलाइजेशन का पिक्चर इंक्लूडेड है, आप कह सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन का पिक्चर है। ओके, यहाँ पे ये अपना एक ओवम है, ये एक एग है, यहाँ पे ये स्पर्म्स है। ओके, सारे स्पर्म्स नहीं फर्टिलाइज करते, कोई एक स्पर्म ही अंदर जाके फर्टिलाइज करता है। सी यहाँ पे एक ही स्पर्म अंदर जा पाया, बाकी स्पर्म्स की डेथ हो जाती है। ओके, बिकॉज इट इज अ सेल। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सेल जाता है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और फिर फाइनली एक जाइगोट बना देते हैं। ओके, तो अब अपन देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। मतलब जिस एनिमल या जिस ह्यूमन में या जिस भी इंडिविजुअल में फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मतलब जो अपना स्पर्म जब अपना एग को जाके फर्टिलाइज करता है या फ्यूजन होता है दोनों का, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जब किसी फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो अपन उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, हेन्स। ओके, फाइन। अब अपन देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। जब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात आई है तो ये आपके बुक में एक नोट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्या होता है, कुछ वुमेन में उनका जो ओविडक्ट है, मतलब जो उनका फैलोपियन ट्यूब है, वो ब्लॉक्ड रहता है। तो उससे क्या होता है, अब जब वो ब्लॉक्ड है तो स्पर्म्स कैसे ही ट्रैवल करके जाएंगे ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसलिए वो वुमेन या वो फीमेल फिर बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो बेबीज कैसे प्रोड्यूस होंगे। उस केस में क्या किया जाता है, अपन रीड करते हुए इसको समझ लेते हैं। ओके, तो in such cases doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, that is fertilization outside the body। तो इस केस में क्या किया जाता है, डॉक्टर्स एग को कलेक्ट करते हैं और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसको लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशंस में फ्यूजन कराते हैं दोनों का आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जाइगोट को अपन डेवलप होने देते हैं लैब में ही कुछ वीक के लिए। जैसे ही जाइगोट फिर डेवलप हो जाता है, फिर उसको वुमेन के यूट्रस में या फिर वूम में इम्प्लांट कर दिया जाता है। फिर आगे जो भी बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट रहता है वो यूट्रस में ही होता है और फिर बेबी वैसे ही बॉर्न होता है जैसे कि दूसरे बेबीज बॉर्न होते हैं। बस इतना फर्क है कि फर्टिलाइजेशन बाहर बॉडी के करवाया जाता है। ओके, तो जो बेबीज इस टेक्निक से बर्थ लेते हैं उनको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। ओके, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज वाला टर्म है ये इसलिए मिसलीडिंग है क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से उनके ऐसा लगता है कि जैसे बेबीज टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, पर बेबीज को कभी टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जस्ट एक लेबोरेटरी कंडीशन लैब में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस फर्टिलाइजेशन पहले प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट को फिर मदर के यूट्रस में
इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भले ये नोट में दिया गया है बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल जो अपन ने देख लिया। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो है जहां पे जो भी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रहा हो। ओके, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। एग्जाम्पल्स है एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, है ना, फ्रॉग वगैरह। तो यहाँ पे एग्जाम्पल का ही एक पूरा सिनेरियो पॉइंट्स में मैंने इंक्लूड किया है। क्या होता है रेनी सीजन में, आपने ऐसे देखा होगा पॉन्ड्स में ऐसे छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एग के, आई एम सॉरी, फ्रॉग के एग है। ओके, फ्रॉग के एग होते हैं, ठीक है। तो ये बाहर प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी मेल रहता है वो अपने स्पर्म्स पानी में ही छोड़ते हैं ताकि ये स्पर्म्स जाके एग्स को फर्टिलाइज करे और फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू, जाइगोट बने, फिर वो पूरा न्यू इंडिविजुअल बने। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, फीमेल ने एग्स बाहर प्रोड्यूस कर दिए, स्पर्म्स मेल्स भी बाहर प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्विकली अपन रीड आउट कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, frogs and toads moves to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, female lays hundreds of eggs. ये स्प्रिंग या रेनी सीजन में जो भी अपने फ्रॉग्स एंड टोड्स है वो पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। अपन ने भी देखा है बारिश के टाइम ही फ्रॉग्स निकल के आते हैं ना। फीमेल और मेल पानी में आते हैं, फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। और अच्छा, अपन ने मुर्गी का अंडा देखा है ना, वो एग कैसा होता है, बाहर एक शेल रहता है उस अंडे के बाहर, है ना। पर फ्रॉग में ऐसा नहीं रहता, ये देखो कोई शेल दिख रहा है क्या आपको, गुलगुला सा दिख रहा है, जस्ट विदाउट शेल डाल देते हैं ये फ्रॉग्स, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। अब शेल नहीं है तो ऑफकोर्स जो हेन का एग रहता है उसमें शेल इसलिए रहता है ताकि एग्स प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि एग बहुत डेलिकेट सा योक रहता है उसमें। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स, यहाँ पे एग्स लिखना है, टू द एग्स, ओके। फिर एज द एग्स आर लेड, अच्छा ये देखो, ये आपको एक जेली जेली सा सब्सटेंस नहीं फील हो रहा है, तो ये एक जेली सा लेयर रहता है एग के बाहर जो उसकी उसको बांध के रखता है या होल्ड करके रखता है। सारे एग्स देखो एकदम साथ में है, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है, तो वो जेली के कारण है। ये जेली इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है, मेल डेपोजिट स्पर्म्स ओवर देम, मेल आके इनमें स्पर्म डेपोजिट करता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अब सब रैंडम है, ओके, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जाता है और फर्टिलाइज करता है। स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स एंड दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। तो ये एक बहुत ही चांस इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी वैसी टाइप की है कि अब स्पर्म गया तो गया और फर्टिलाइज किया तो किया, ऐसा नहीं कि स्पर्म डाल दिया तो स्पर्म खुद ही के दिमाग से जाएगा और फर्टिलाइज करके आएगा, ऐसा नहीं होता है, ओके। इट्स अ चांस इवेंट। इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि इतने सारे एग्स क्यों ले किए जाते हैं और फ्रॉक्स के द्वारा, और हेंस एक ही एग क्यों ले करती है। तो ऐसा होता है कि जो हेन है उसका तो फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी डन रहता है बॉडी के अंदर, बट जो फ्रॉग रहता है अपना, उसका तो फर्टिलाइजेशन बाहर आके हो रहा है ना, और ये एक चांस इवेंट है मैंने कहा, तो हो सकता है कि हो या ना हो, इसलिए बहुत सारा बल्क में एग्स एंड स्पर्म्स रिलीज किया जाता है ताकि चांसेस बढ़ जाए फर्टिलाइजेशन होने के, ओके। तो अपन ये रीड आउट कर लेते, बस चांसेस बढ़ाने के लिए ये ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है एग्स और स्पर्म्स। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized. अब ये एक चांस इवेंट है, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो बाय चांस ज्यादा एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। This is because the eggs and sperms get deposited to get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are other animals in the pond which may feed on the eggs. हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जो बड़े बड़े जानवर है वो उन एग्स को खा जाए, या फिर कभी फ्लड ही आ जाए, रेनफॉल ही हो जाए, तो अब वो तो एग्स तो कितने डेलिकेट है, वो तो मूव कर जाएंगे इधर उधर पानी में, तो फिर कैसे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी to ensure fertilization of at least a few of them.
तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो कुछ का तो एटलीस्ट आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि इतनी सारे मुसीबतों का सामना करके वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। तो ये एक तरह सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब अपन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख लेते हैं। मतलब अपन का जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूजन हुआ, मेल फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट प्रोड्यूस हो गया। फिर जाइगोट से वो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। तो वो कैसे बनता है, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो अपन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। अब जाइगोट अपना रिपीटेडली डिवाइड करता है कुछ बॉल ऑफ सेल्स बनाने के लिए। डिवीजन बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, दोनों सेम होता है बायोलॉजी में। ओके, मैथ्स में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन मींस डिफरेंट, बट बायोलॉजी में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब सेम होता है। अच्छा, एनीवेज, जाइगोट डिवाइड कर जाता है बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स बनाने के लिए। Cells then begin to form groups that differentiate into tissues and organs of the body. ये अपना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का काम ही होता है। सेल्स बनते हैं, फिर कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ज्वाइन होते हैं, टिश्यूज बनते हैं, फिर आगे ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ये तो अपने को पता ही है। तो जब ऐसे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स डिफरेंशिएट होते हैं तो उस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग स्ट्रक्चर, जो कि अभी भी डेवलप हो रहा है, तो उसको अपन एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो फिर जाके अपने वूम में या यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। देखो लिखा है, एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, ये सब फिर धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नोट करो, fetus क्या होता है? Stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. एम्ब्रियो का वो स्टेज जहां पे अपने को सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं, उसको अपन फीटस कहते हैं। अच्छा, अब अपन को बहुत सारे लोगों को अपन को पता होगा कि जब प्रेगनेंसी का एक सर्टेन स्टेज आ जाता है तो डॉक्टर्स थ्रू सम डिवाइस अपने को सोनोग्राफी के थ्रू बेबी का इमेज दिखाते हैं ना, मूविंग सा एक इमेज रहता है जहाँ पे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करने को समझ आते हैं, मतलब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसी को अपन फीटस कहते हैं। ओके, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जैसे ही फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, द मदर इज रेडी टू गिव बर्थ टू द बेबी और एक न्यू इंडिविजुअल इज बॉर्न। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं अपन ये डायग्राम को। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि मैंने इंक्लूड किया है। फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ये देखो यहाँ पे ये ओविडक्ट है, फिर ये अपना ओवरी है और ये वूम्ब है। ये अपना यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो भी फ्यूजन प्रोसेस हुआ था, ये जाइगोट बन गया था। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद ये अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अंदर ही जाइगोट फॉर्म हो चुका है। अब ये देखो, यहाँ से जाइगोट बना, फिर ये थोड़ा डिफरेंशिएट हुआ, फिर और डिफरेंशिएट हुआ, फिर और सेल्स बने, और सेल्स बने, बनते 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 वो टोटल एक एम्ब्रियो बन गया। फिर जाके एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। जैसे ये जाइगोट थोड़ा सा ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड होके एम्ब्रियो बना लेता है, फिर वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस या वूम में इम्प्लांट हो जाता है। ये जो अपना है ना, ये बॉल ऑफ सेल्स है। मैंने बोला था ना, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, ये वो बॉल ऑफ सेल्स है। ऐसे ही बॉल्स बन जाते हैं बहुत सारे सेल्स के। यहाँ पे कि कैसे यूट्रस वॉल में एम्ब्रियो इम्प्लांटेड रहता है, उसका एक इमेज बना है। ऐसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज दिए हुए हैं, और ऐसे ये वॉल है, यूट्रस की वॉल है, वो वॉल पे जाके वो इम्प्लांट हो जाता है या फिर एम्बेड हो जाता है। और ये एक ह्यूमन फीमेल बॉडी का व्यू दिया गया है जहां पे ऐसा दिखता है। ओके, ये यूट्रस है और वैसे बेबी। अब ये देखो पूरे पार्ट्स आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, लेग्स, ईयर्स, नोज, आई, सब कुछ आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, इसलिए अपन इसको फीटस बोलेंगे। लेट अस राइट, इसको अपन फीटस बोलेंगे। ओके, अब अपन देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेंस। हेंस का थोड़ा अलग वाला मामला रहता है, राइट।
हेंस में एग जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। ये आप देखो, एग जो है फीमेल बॉडी के बाहर ही प्रोड्यूस हो रहा है। अपन एग देखते हैं ना, हेन का एग, इवन भी ईट ऑल्सो, कंज्यूम एग ऑल्सो, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ही मामला है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही हो रहा है ना। बस फॉर्मेशन उसका या जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बाहर होता है। Soon after fertilization, zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट डिवाइड करता है, ओविडक्ट से नीचे ट्रैवल डाउन कर जाता है। ओके, वो जाके इम्प्लांट नहीं होता है यूट्रस में, ठीक है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे वो नीचे ट्रैवल करता है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाते हैं। ओके, एक प्रोटेक्टिव लेयर अपन उसको कह देते हैं जो अपन को ऑलरेडी दिखता है, जो हार्ड शेल दिखता है हेंसेक का, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर ही है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बनते हैं, अभी अपन को सिर्फ हार्ड शेल के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसे ही हार्ड शेल, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो हेन है फिर अपना एग को ले कर देता है या फिर अंडे दे देता है, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये कुछ 3 वीक्स का समय लगता है कि वो चिक में बदल जाए। अपन कहते हैं चिकन छोटे छोटे। ओके, तो ये जो हेन है ये एग्स पे अपना बैठता है ताकि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको सफिशिएंट वार्मथ मिल सके। क्योंकि नॉर्मल केसेस जो होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, जैसे ह्यूमंस में, तो बेबी तो यूट्रस के अंदर ही है, तो उसको बॉडी का सफिशिएंट वार्मथ मिल रहा है। ओके, बट इसको कहाँ से मिलेगा, ये तो आउटसाइड चला गया है बॉडी के, है ना, बाहर के एनवायरनमेंट में। तो उसको गर्मी देने के लिए हेन उसके ऊपर बैठी रहती है। ओके, फिर जैसे ही चिक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, वो एग शेल बर्स्ट हो जाता है और उसमें से चिक बाहर आ जाता है। तो ये अपना हेंस के केस में डेवलपमेंट था। अब अपन जाइगोट फॉर्मेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देख लेते हैं। तो अपन ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केसेस देखे। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ये तो अपन को पता ही है। तो जो एम्ब्रियो है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स, ठीक है। फिर जैसे ही एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं, वो एग्स हैच हो जाते हैं। जैसे कि टेडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। इवन की ये जो वीडियो में अभी आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ये जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली टेडपोल है। ये बड़ा सा आपको स्नेक टाइप का दिख रहा हो, ये बड़ा कर दिया है मैंने, बट ये एक्चुअली एक टेडपोल है। तो आपने बहुत सारे टेडपोल्स देखे या पॉन्ड्स वगैरह में। तो ये जो टेडपोल्स हैं ये बाहर ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। फिर जैसे फ्रॉग्स में क्या होता है, एग्स में एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फिर वो फट जाते हैं, फिर टेडपोल बाहर निकल के आता है, फिर टेडपोल धीरे धीरे डेवलप होते होते वो एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। तो जिन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कुछ टर्म्स और उनका मतलब देख लेते हैं। विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, इवन ह्यूमंस आर विविपेरस। और ओविपेरस कौन से एनिमल्स होते हैं, जो कि एग्स ले करते हैं। ओके, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अच्छा, अब एक याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि ओविपेरस में ओ आ रहा है और अंडा भी ओ जैसा दिखता है, तो ओविपेरस एनिमल्स वो है जो एग्स ले करते हैं। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस के लिए अपन इस डायग्राम को थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। दीज आर द एग्स, ठीक है। फिर एग्स के बाद अपना ये लेट टेडपोल कह सकते हैं। लेट टेडपोल मतलब, आई एम सॉरी, अर्ली टेडपोल। जो पहले टेडपोल आया उसको अर्ली टेडपोल, अर्ली टेडपोल, ठीक है। उसके बाद फिर अपना टेडपोल थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको अपन कह सकते हैं लेट टेडपोल। और उसके बाद अपना आ जाता है अडल्ट फ्रॉग, ठीक है। तो ये मैंने लेबलिंग इसलिए करी क्योंकि अब अपन जो नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस, उसके लिए अपना ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग काम आने वाला है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। मतलब अगर आपको ड्रास्टिक चेंजेस मतलब बहुत बड़े कुछ चेंज नोटिस हो रहा है लावल फॉर्म और अडल्ट फॉर्म में, तो उसको अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब फ्रॉग में देख लो, एग्स के बाद जब ये टेडपोल आया, ठीक है, और उसके बाद फाइनली जब वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो इन दोनों में कितने ज्यादा ही फिजिकल चेंजेस हैं।
राइट। तो ये जो चेंजेस आते हैं लार्वा फॉर्म और अडल्ट फॉर्म में, और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, इसी को अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, फ्रॉग इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या आप सोच सकते हैं? सो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, बटरफ्लाई में एग्स के बाद पहले लावा आता है, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। तो लावा और अडल्ट बटरफ्लाई कितने ही अलग दिखते हैं ना। कैटरपिलर, कैटरपिलर अपन ने देखा हुआ है, फिर जब वो ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई में कितना ही डिफरेंट रहता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया मेटामॉर्फोसिस का। ओके, तो अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने को मेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ने थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ने थे, वो सब खत्म हो चुका है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होता है, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल कैसे फॉर्म हुआ, वो अपन ने देख लिया है। अब अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। वो रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर वर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, मेल और फीमेल दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ही एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा था। बट इसमें क्या है, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके भी टाइप्स देख लेते हैं अपन। तो अपने बुक में सिर्फ दो टाइप्स दिए गए हैं, वन इज बडिंग, वन इज बाइनरी फिजन। तो बडिंग में क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स। ओके, कैसे, ये अपन एक एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। हाइड्रा, हाइड्रा एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट मतलब आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। तो इस माइक्रोस्कोपिक प्लांट दैट इज हाइड्रा में भी बडिंग के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। मतलब न्यू हाइड्रा, जो बेबी हाइड्रास प्रोड्यूस होते हैं, वो बडिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हाइड्रा में ना बल्ज आ जाता है, एक बल्ज आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे ग्लो ग्रो करते 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 जब फुल्ली फॉर्म न्यू हाइड्रा बन जाता है, फुल्ली फॉर्म्ड बन जाता है, फिर वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होके ग्राउंड में एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेता है। अच्छा, तो इसको अपन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये देखो ऐसे होता है। ओके, लेट मी जस्ट रब दिस। ये देखो, ये पेरेंट हाइड्रा है। इसमें देखो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ज फॉर्म हो गया, फिर ये धीरे धीरे पूरा हाइड्रा बनता है। जब ये पूरा हाइड्रा बन जाता है तो ये अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट आउट हो जाता है। ओके, अच्छा, अब अपन बाइनरी फिजन का देख लेते हैं। बाइनरी फिजन दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल सिंपली खुद को ही डिवाइड करते हुए दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो पेरेंट रहता है ना, उसका खुद का कह सकते हैं अस्तित्व मिट जाता है। मतलब ये जो पेरेंट है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म में, समझ लो अमीबा है, यही दो में ऐसे डिवाइड होता है और फिर दो अमीबा फॉर्म हो जाता है। ओके, तो इसमें पेरेंट गायब हो गया। अच्छा, इसमें पढ़ लेते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यू ऑलरेडी नो इट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू करता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड फाइनली पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और दोनों पार्ट को इक्वली न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सब कुछ सेल कंपोनेंट्स जितने रहते हैं सब मिल जाते हैं। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। इसको भी थ्रू अ पिक्चर देख लेते हैं अपन। ये देखो, एक पेरेंट सेल है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके बाद फाइनली दो अमीबा, जिसको अपन डॉटर सेल्स भी कहते हैं, वो बन जाता है। तो दिस वाज बडिंग एंड बाइनरी फिजन, दैट इज टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने बुक में लास्ट में एक नोट दिया है, बड़ा सा अच्छा खासा नोट दिया है, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। तो डॉली क्या, एक शीप रहता है और उसको थ्रू क्लोनिंग प्रोड्यूस किया रहता है साइंटिस्ट्स ने। तो अपन डॉली की स्टोरी देख लेते हैं कि कैसे इसको साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था। क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सेल का एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करना। देखो क्या लिखा है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने यही किया था। It was successfully performed, the cloning was successfully performed for the first time by Jan Wilmot and his colleagues at the Rosalind Institute in Edinburgh, Scotland. Okay, तो उन्होंने क्या किया था, they successfully cloned a sheep and it was given the name Dolly, which was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो जाता है कि फर्स्ट मैमल
दैट वाज क्लोन्ड, उसका नाम क्या था? इट वाज डॉली एंड इट वाज अ शीप। अच्छा, बहुत सारे क्लोन्स क्या होता है, सून आफ्टर बर्थ मर जाते हैं या कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। बहुत सारे क्लोन एनिमल्स में कुछ कुछ अबनॉर्मलिटीज भी देखी गई है, तो साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन क्लोनिंग एंड वो और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। एनीवेज, अपन डॉली का स्टोरी देख लेते हैं कि डॉली को कैसे प्रोड्यूस किया गया था। फिन डॉर्सेट शीप, फिन डॉर्सेट शीप मतलब फिन डॉर्सेट एक ब्रीड है शीप की, ठीक है, और एक स्कॉटिश ब्लैकफेस यू एक और ब्रीड है शीप की। इन दोनों शीप के हेल्प से ही डॉली प्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, यहाँ पे यू क्यों लिखा है? यू मतलब जो भी मैच्योर फीमेल शीप्स होती है उनको अपन यू कहते हैं, और जो भी मेल फीमेल शीप्स होते हैं ना उनको अपन रैम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि यू लिखा है तो उसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। तो अब क्या किया गया था, जो फिन डॉर्सेट शीप का मैमरी ग्लैंड होता है वहां से एक सेल कलेक्ट किया गया था, ठीक है, उसके मैमरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया था, और वहीं पे स्कॉटिश ब्लैकफिश यू जो है उससे एक एग लिया गया था, और उस एग का ना न्यूक्लियस हटा दिया गया था, ठीक है। फिर क्या किया गया, तो फिन डॉर्सेट शीप से तो जो सेल लिया गया था उसके न्यूक्लियस को स्कॉटिश ब्लैकफिश के एग में डाल दिया गया, क्योंकि इसके एग से तो अपन ने स्कॉटिश ब्लैकफिश के एग से तो अपन ने ऑलरेडी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इससे एक एग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये इसका न्यूक्लियस अपन ने इस पे डाल दिया। जस्ट कीप लुकिंग ऑन योर स्क्रीन, आई एम शोइंग यू विद दिस, ओके। इसके न्यूक्लियस को इसके न्यूक्लियस में डाल दिया, तो फिर इसका एग प्रोड्यूस हुआ जिसमें कि स्कॉटिश ब्लैकफिश यू का एग प्रोड्यूस हुआ जिसमें कि फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस था, ठीक है। फिर जब वो एग प्रोड्यूस हुआ ना, उसको इम्प्लांट कर दिया और नॉर्मल जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैरी आउट किया गया, तो इससे अपना डॉली वॉज बॉर्न। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो आपके बड़े से नोट में दी है, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। Okay, so Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. ठीक है, यहाँ पे healthy clone of Finn Dorset क्यों लिखा गया है? क्योंकि Finn Dorset के ही न्यूक्लियस को स्कॉटिश ब्लैकफिश में डाला गया था, तो एग सिर्फ उसका था, बॉडी सिर्फ उसकी थी, बट बाकी जो मेन जेनेटिक मटेरियल था वो फिन डॉर्सेट का था, ठीक है। डॉली फिर अनफॉर्चुनेटली 14 फरवरी 2003 में मर गई थी ड्यू टू सम लंग डिजीज। एंड दिस प्रिटी फिनिशेस आवर चैप्टर। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें अपने जो भी डाउट्स है, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और नोटिफिकेशंस बेल को भी दबाएं ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपडेट है वो मिलती रहे। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय।